समर्थ फोन लेकर साइड में आ गया था क्योंकि वो इस वक्त नंदिता के सामने कोई बात नहीं लाना चाहता था। बाहर आने के बाद समर्थ धीरे से फोन पर बोला, बताओ क्या बताना चाहते हो? वो आदमी समर्थ से बहुत अच्छे से बोला, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अमर और उसकी वाइफ की जिंदगी बद से बदतर बनाना चाहते हो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो दोनों अपनी जिंदगी में आसमान छू रहे हैं और इतनी ऊंचाई से किसी को घसीट कर नीचे गिराना, वो भी बिना उसके अगले कदम को जाने, ये इम्पॉसिबल है। उसकी बात सुनकर समर्थ कुछ सोचते हुए बोला, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही मैंने तुमसे कोई हेल्प मांगी। जैसे ही समर्थ ने इतना कहा तो आदमी उधर से बोला, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता आसान बनाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। समर्थ को किसी की बात पर भरोसा नहीं था। वो फोन रखते हुए बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। इतना बोलकर समर्थ उस आदमी का फोन काटने ही वाला था कि तभी वो फिर से बोला, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकता हूँ जिसे जानने के लिए तुम पागल हुए जा रहे हो तो? उसकी बात सुनकर समर्थ अपनी जगह पर रुक गया। तभी वो आदमी फिर से बोला, मुझे पता है कि तुम सिर से एड़ी तक का जोर लगा रहे हो ये पता करने के लिए कि अमर रातों रात इतना आगे कैसे निकल गया। अगर तुम चाहो तो मैं इस रात से पर्दा उठा सकता हूँ। जैसे उस आदमी ने इतना कहा तो समर्थ तुरंत बोला, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूं? वो आदमी उधर से हंसते हुए बोला, वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे भी इन सब मामलों में किसी का भरोसा करना भी नहीं चाहिए। और उसने जैसे इतना बोला तो समर्थ के फोन में एक मैसेज आया और वो आदमी समर्थ से बोला, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, वो फोटो देखने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि तुम्हें मेरा भरोसा करना चाहिए या नहीं। समर्थ ने जैसे ये फोटो देखी तो उसमें अमर ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके आसपास शहर के कुछ नामी लोग थे। समर्थ तुरंत कान में फोन लगाते हुए बोला, कौन बोल रहे हो तुम? और वो आदमी उधर से अपनी भारी आवाज में बोला, तुम्हारी तरह ही मैं भी अमर का दुश्मन हूँ और मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। समर्थ उसे जवाब देते हुए बोला, लेकिन मुझे क्या करना होगा? वो आदमी समर्थ से बहुत चालाकी से बोला, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस तुम मुझे अमर के ऑफिस की मीटिंग्स की न्यूज देते रहो, बाकी सब मैं खुद ब खुद कर लूंगा। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और समर्थ अंदर आ गया। वो जैसे ही अंदर आया तो कनिका और नंदिता उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि समर्थ उन्हें कुछ बताएगा, लेकिन समर्थ ने ऐसा नहीं किया और वो नंदिता को देखकर बोला, अब आप घर जाइए, अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। इतना कहने के बाद समर्थ कनिका से आकर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। और वो कनिका को किचन में ले गया। अभी कनिका और समर्थ किचन में पहुंचे ही थे कि तभी गुस्से से नंदिता भी उनके पीछे आ गई और समर्थ को देखते हुए बोली, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिससे भी बात हुई है और जो भी बात हुई है वो मुझे पता चले। जब नंदिता ने ऐसा कहा तो समर्थ मुड़कर उसकी तरफ खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, जब आप सब कुछ जान ही रही हैं, तो फिर क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं? जैसे ही समर्थ ने इतना कहा तो नंदिता गुस्से से वहां से चली गई और जाते हुए वो बस समर्थ को उल्टा सीधा बोलती जा रही थी। नंदिता के जाते ही समर्थ ने पूरी बात कनिका को बताई और उसे देखकर बोला, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो किसी न किसी तरह अमर और रूही की जिंदगी में जाकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकती हो। कुछ सोचो और जल्दी से काम पर लग जाओ। समर्थ की बात सुनकर कनिका ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। उधर रूही और अमर बच्चों को लेकर घर आ चुके थे। रूही ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि अमर गार्ड्स के साथ बाहर खड़ा था। अमर अपने आसपास खड़े गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों के होते हुए भी बच्चे स्कूल से कैसे गायब हो गए? तुम लोगों को किस लिए रखा है? क्या तुम इतना भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकते? सभी गार्ड मुंह लटकाकर अमर की बात सुन रहे थे। तभी वो सबको वार्निंग देते हुए बोला, तुम लोगों को सिक्योरिटी बढ़ानी है बढ़ाओ, और लोग लाने हैं ले आओ, लेकिन मेरी फैमिली को अगर कुछ भी हुआ तो फिर समझ लेना। इतना बोलकर वो रूही को देखता हुआ अंदर आ गया। रूही समझ गई थी कि अमर इस वक्त बहुत परेशान था,
इसलिए वो किचन में चली गई और अमर के लिए कॉफी बनाने लगी। कुछ देर बाद रूही कॉफी लेकर जब उसके पास आई तो अमर अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर सिर झुकाए बैठा हुआ था। रूही टेबल पर कॉफी रखते हुए अमर के सिर पर हाथ रखकर बोली, देखो, अगर तुम इस तरह से परेशान हो गए तो बच्चे और ज्यादा डर जाएंगे। तुम्हें उनकी हिम्मत बनना होगा। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर सिर उठाकर रूही की तरफ देखकर बोला, रूही, तुम खुद जानती हो कि आज वहां पर जो हम दोनों ने देखा उसे देखकर क्या क्या ख्याल आ रहे थे, और शायद तुम भी उतना ही घबरा गई थी जितना कि मैं। अगर आज वो आदमी बच्चों को कुछ कर देता तो मैं क्या करता? अरे मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं हूं, और मुझे तो ढंग से ये भी नहीं पता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। रूही अमर के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, हम कुछ दिन तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम दोनों में से एक घर पर ही रहेगा। इतना बोलने के बाद रूही वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि तभी अमर ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही ने पलटकर अमर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो रूही को देखकर बोला, रूही, सब ठीक हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा ना बच्चों को? अमर का डर देखकर रूही खुद को रोक नहीं पाई और अमर को गले से लगाकर उसे बच्चों की तरह शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा हमारी फैमिली को। हम एक साथ थे और एक साथ ही रहेंगे। ये बस जिंदगी में आने वाले कुछ ब्रेकर हैं जिनसे हमें थोड़ी बहुत चोट तो आएगी ही, लेकिन ये तो हमें ही डिसाइड करना है कि हम अपनी गाड़ी को कैसे चलाना चाहते हैं। अमर और रूही कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रूही का इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू देने बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्चे घर पर अकेले थे, इसलिए उसने मीडिया हाउस के कुछ लोगों को घर पर ही बुला लिया ताकि उसका इंटरव्यू टाइम से हो सके। मीडिया वाले रूही से किचन क्वीन के सवालों के अलावा उसकी और अमर की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे, जिन्हें सुनकर रूही को समझ में आ रहा था कि अब अमर और रूही की लाइफ प्राइवेट नहीं रही थी। लेकिन रूही ने इस वक्त किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा। वो बस आखिरी में यही बोली कि हमारी प्राइवेट लाइफ कैसी है वो आपको कुछ समय में दिख जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं और मेरी फैमिली एक हैप्पी पीरियड में है। अगले दिन वीर न्यूज़पेपर लिए उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था जो रूही ने एक दिन पहले दिया था। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे कि वो सब कुछ भूलकर अपनी बहन को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहा था। वीर उस न्यूज़पेपर में इतना गुम हो गया था कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर खड़ी कनिका उसकी तरफ ही देख रही थी। कनिका धीरे धीरे आगे आते हुए वीर के सामने से पेपर हटाकर उसे देखकर बोली, ऐसा भी क्या पढ़ रहे हो तुम वीर कि तुम्हारी स्माइल ही नहीं रुक रही? और इतना बोलने के बाद उसने जैसे ही पेपर खोला तो उसमें सामने ही रूही की न्यूज के साथ फोटो थी। कनिका समझ गई कि उसके लाख चालें चलने के बाद भी वीर के अंदर से रूही का प्यार कम नहीं हुआ था। वीर कनिका की तरफ देखकर बोला, दीदी आप इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कनिका वीर को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, काश मैं ये बोल पाती कि सब कुछ ठीक है। और इतना बोलकर उसने बहुत ही सैड फेस बना लिया। वीर उसे परेशान देखकर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? आप प्लीज मुझे बताइए, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। वीर की बात पर कनिका उसे देखकर बोली, वीर यहाँ बात मेरी नहीं है, यहाँ बात तुम्हारी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बोलूं, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। उसकी बात सुनकर वीर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, दीदी आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका वीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर सैड होकर बोली, वीर आई एम सॉरी, बट मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाऊं। अब तुम्हें ही अपने लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा। कनिका की बात सुनकर वीर एकदम से सन्न रह गया और उसे देखकर बोला, लेकिन दीदी मैं तो आपके भरोसे यहाँ आया था ना। मैंने तो रूही दीदी तक से रिश्ता खत्म कर लिया है और मैं इस पूरे शहर में किसी को नहीं जानता, तो फिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कनिका खड़ी होकर अपनी आंखों में झूठे आंसू लाकर वीर को देखते हुए बोली, वीर पिछले 2 महीने से मैं अपने खर्चों में कटौती करके तुम्हें पैसे दे रही थी। मैं ये बात तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कनिका यहाँ समर्थ के साथ बनाए हुए एक प्लान के तहत आई थी, जिसमें अब वो वीर को फंसाना चाहती थी।
कनिका की बात सुनकर वीर अपने सिर पर हाथ रखकर दूसरी तरफ बैठ गया। उसका दिमाग बिल्कुल जीरो चला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करता तो आखिर क्या करता, क्योंकि अगले सेमेस्टर की फीस उसे 3 दिनों के अंदर कॉलेज में जमा करनी थी और हॉस्टल और मेस का पैसा भी देना था। ऐसे हालातों में कनिका का पीछे हट जाना वीर के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। वीर अभी परेशान और हैरान सा कुर्सी पर बैठा था। तभी कनिका उसके पैरों के पास आकर बैठ गई और उसकी हमदर्द बनकर उसे देखकर बोली, वीर, अगर तुम चाहो तो छोटी मोटी जॉब करके अपने खर्च निकाल सकते हो। वीर हैरान होते हुए कनिका से बोला, लेकिन दीदी, मुझ जैसे को कौन जॉब देगा? अरे मेरा तो अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस शहर में 5 लोगों के अलावा मुझे कोई नहीं जानता, जिनमें से 2 मेरे दोस्त, एक आप, एक रूही दीदी और जीजा जी। अब इन लोगों के अलावा मैं किसके पास जाऊं? रूही दीदी के घर अब मैं जा नहीं सकता और मेरे दोस्त तो अभी खुद ही पढ़ रहे हैं। एक आप ही थी जिसके भरोसे मैं सब कुछ छोड़कर आया था और अब मेरे लिए वो रास्ता भी बंद हो चुका है। तभी कनिका वीर को देखकर बोली, नहीं वीर, एक रास्ता है तुम्हारे पास। तुम एक अच्छी जॉब कर सकते हो और तुम्हें जॉब बहुत आसानी से मिल भी जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को राजी करना पड़ेगा। वीर खड़ा होकर कनिका के सामने आकर बोला, किस जॉब के बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कनिका वीर को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, एक इंसान है जो इन सब से तुम्हें निकाल सकता है। कनिका की बात सुनकर वीर उसे हैरानी से देखने लगा। किस इंसान का नाम लेने वाली थी कनिका, और वो किस प्लान से वीर के पास आई थी? क्या वो वीर को बलि का बकरा बनाकर आगे कोई चाल चलना चाहती थी, या फिर उसके इरादे कुछ और ही थे? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। तभी कनिका वीर को देखकर बोली, वीर, अगर तुम अमर के पास जाओ तो वो तुम्हें जरूर अपने ऑफिस में किसी न किसी काम में रख लेगा, बिना किसी सवाल और बिना किसी शर्त के। कनिका की बात सुनकर वीर एकदम से भड़क गया और उसे देखकर बोला, दीदी, आपको अच्छे से पता है कि मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा और प्लीज इस बारे में मुझसे अब कोई भी बात मत करना। मैं कल तक इस बारे में सोच लूंगा कि मुझे कहाँ और क्या काम करना है और कैसे अपने खर्चे निकालने हैं, लेकिन आप प्लीज मुझे वहां जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। जब वीर ने ऐसे कहा तो कनिका वहां से चली गई, क्योंकि वो वीर को उसकी प्रॉब्लम का जवाब देकर उसे अकेले टाइम देना चाहती थी, ताकि वीर का दिमाग घूमकर कनिका के बताए सॉल्यूशन पर ही जाता। दिन भर वीर उस बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कनिका की बात मानता या कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लेता। उधर शाम को जब अमर ऑफिस से वापस घर आया तो रूही हॉल में बैठी बच्चों का होमवर्क करवा रही थी। अमर को देखते ही बच्चे उसकी तरफ भागते हुए आ गए और उससे लिपट गए। रूही भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। बच्चों को हक करके अमर उनसे बड़े प्यार से बोला, कैसा गया आज का दिन? अपने फ्रेंड्स को मिस तो नहीं किया? बच्चे अमर को देखकर बोले, आज पूरे दिन माँ हमारे साथ थी और हम लोगों ने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। माँ ने हमारे साथ ढेर सारे गेम्स भी खेले। बच्चों के जाने के बाद अमर रूही को देखकर धीरे से बोला, रूही, थैंक यू सो मच बच्चों के पास रहने और उनका ध्यान रखने के लिए। रूही अमर को देखकर थोड़ा उखड़े मन से बोली, अमर, मैं बच्चों की आया नहीं हूँ और ना ही इस घर की मेड हूँ जो तुम मुझे बच्चों का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल रहे हो। मैं उनकी माँ हूँ, तो मुझे उनकी माँ बनकर ही रहने दो। उनकी मेड बनाने की कोशिश मत करो। अमर को पता था कि रूही को उसकी बात खराब लग गई थी, और अगर सोचकर देखा जाता तो अमर का ये कहना सही भी नहीं था, क्योंकि रूही ने उन बच्चों को कभी भी पराया समझा ही नहीं था। अमर से इतना बोलकर रूही किचन में चली गई और अमर के लिए खाना गर्म करने लगी। अमर पीछे से आकर रूही के पास खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आई एम सॉरी। अमर को अपने इतने पास देखकर रूही सब कुछ भूल गई और उसने अपना चेहरा झुका लिया। अमर और रूही काफी पास थे। रूही ने अमर को इतनी पास महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अमर का फोन बजने लगा और अमर मुंह बनाते हुए वहां से बाहर चला गया। अमर को ऐसे देखकर रूही को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए खाना गर्म करने लगी। कुछ देर बाद अमर और रूही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अमर रूही की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, रूही, मैं एक बात कहूं
उसका जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि बाद में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। अमर ने जब ऐसे कहा तो रूही अपना खाना छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। अमर उसकी तरफ देखकर बोला, रूही, अगर मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाने को कहूं या कोई भी ऐसा काम करने को कहूं जिसे सुनकर तुम्हारे मन में कोई सवाल आए और मैं उस समय तुम्हारे सवाल का जवाब देने की हालत में ना रहूं, तो क्या तुम मुझसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे मेरा साथ दोगी? अमर की बात सुनकर रूही ने उसके हाथ पर अपना मुलायम हाथ रख दिया और फिर उसके हाथ को जोर से पकड़कर बोली, तुम एक बार बोलकर तो देखना, मैं बिना किसी सवाल के साथ तुम्हारे साथ चल दूंगी। अमर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बस मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और इतना बोलकर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद रूही अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इधर वो बालकनी में टहल रही थी। कुछ देर बाद अमर भी अपनी बालकनी में आ गया और रूही को देखकर हैरानी से बोला, इतनी रात को तुम जाग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रूही उसे देखकर पास आते हुए बोली, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? फिर वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज चांदनी रात है ना, मैं बचपन से ही घंटों तक चांद को देखते हुए बालकनी में बैठी रहती थी और वही आदत मेरी आज भी है। इसीलिए बस चांदनी रात देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। रूही की बात सुनकर अमर ने एक बार चांद को देखा और फिर रूही को देखकर बोला, इस चांद से भी खूबसूरत बहुत कुछ है, जिसे देखने के लिए तुम्हें मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अमर की बात सुनकर रूही हंसती और वो उसे देखकर बोली, वेरी फनी, तुम्हें तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। अमर रूही के पास आकर धीरे से बोला, और तुम्हें एक रोस्टिंग शो चलाना चाहिए था। अमर की बात सुनकर रूही ने हंसकर उसके कंधे पर धीरे से हाथ मार दिया। उन दोनों के बीच अब एक रिश्ता बन रहा था, जो कि दोस्ती का था। कुछ देर तक वो ऐसे ही बालकनी में बातें करते रहे। दोनों का ही मन वहां से जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन फिर अगले दिन के काम को देखते हुए दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन वीर अपने हॉस्टल में ही था कि तभी कनिका फिर से उसके पास आई। वो आज वीर के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। वीर गुमसुम लेटा हुआ था। कनिका उसे उठाते हुए बोली, मुझे पता है तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, चलो चुपचाप उठो और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। वीर कनिका की बात सुनकर उठकर बैठ गया और बेमन से ब्रेकफास्ट करने लगा। कनिका ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, तो क्या सोचा तुमने, क्या करोगे तुम? वीर कनिका की बात को अनसुना करके ब्रेकफास्ट कर रहा था। कनिका को उसकी चुप्पी पर गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर इतना चुप क्यों था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ बस वीर के मन की बात जानने ही आई थी। वीर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हुए बोला, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल मत करो, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, सिवाय जीजा जी के ऑफिस में काम करने के। वीर की बात सुनते ही कनिका मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई और उससे वो खुशी छुप ना सकी। वो चहकते हुए वीर से बोली, इसका मतलब है कि तुम अमर के ऑफिस में जॉब करने जा रहे हो? जैसे ही कनिका ने इतना पूछा तो वीर को समझ नहीं आया कि वो इतना ज्यादा खुश क्यों थी। वो हैरानी से कनिका को देखकर बोला, हाँ, लेकिन आपको क्या हुआ, आप क्यों अचानक से इतनी खुश हो गई? वीर का सवाल सुनते ही कनिका एकदम चुप हो गई और फिर जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोली, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि इसी बहाने से शायद तुम और रूही फिर से एक हो जाओ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। ब्रेकफास्ट करने के बाद कनिका वीर के पास से जा चुकी थी और वीर के हॉस्टल से बाहर निकलते ही समर्थ को फोन लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, फाइनली वीर हमारी बातों में आ ही गया और उसने अमर के ऑफिस की तरफ अपने कदम मोड़ दिए हैं। समर्थ उधर से कनिका को जवाब देते हुए बोला, जाता भी कैसे नहीं, इसके अलावा हमने उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। और इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। शाम के 4 बज रहे थे और वीर अमर के ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर कैसे जाता और जाकर अमर से क्या बोलता। तभी अमर घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला और उसने देखा कि वीर बाहर पार्किंग एरिया में परेशान सा खड़ा था। वीर को वहां देखकर अमर एकदम शॉक हो गया और उसके पास आकर बोला, वीर क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर ने अमर को देखकर अपना सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमर से कैसे बात करता।
अमर फिर से उसे देखकर बोला, वीर क्या हुआ है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है, बताओ मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अमर की बात सुनकर वीर बड़ी हिम्मत करके उसकी तरफ बिना देखे हुए एक सांस में बोला, मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए। उसकी बात सुनकर अमर के माथे पर कुछ लकीरें आ गई और वो बड़े गौर से वीर को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे ऑफिस में जॉब लेने के लिए आए हो? लेकिन वीर, ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, है ना? अमर की बात सुनकर वीर एकदम से चुप हो गया। तभी अमर अपने मैनेजर को कॉल करते हुए वीर से बोला, देखो वीर, मैं अपने मैनेजर को बुला रहा हूँ, वो तुम्हारा सारा खर्चा देख लेगा और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अमर की बात सुनते ही वीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी हिम्मत करके मैं आपके पास जॉब मांगने आया था, अगर हो सके तो वो दे दीजिए, नहीं तो साफ साफ बोल दीजिए। जब अमर ने वीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो मुड़कर वहां से जाने लगा। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूही से बात किए बिना वीर को क्या जवाब देता, लेकिन फिर उसने सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया और वो वीर को रोकते हुए बोला, ठीक है, तुम कल से आ सकते हो। उसने जैसे ही इतना कहा तो वीर पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अमर को देखकर बोला, थैंक यू सर, और इतना बोलकर वहां से चला गया। लेकिन उसका सर बोलना अमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अमर ये बात जल्द से जल्द रूही को बताना चाहता था क्योंकि उसे वीर की फिक्र हो रही थी। उसने जैसे ही रूही से बात करने के लिए फोन निकाला तभी ब्लैक टाइगर का कॉल आ गया। अमर अपने फोन पर ब्लैक टाइगर का नंबर देखते हुए बोला, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं एक बार मिलने के बाद ये मुझे भी उन जैसे लोगों में से समझने लगा जिनके साथ ये काम करता है? इतना बोलकर अमर ने गहरी सांस ली और फिर फोन उठा लिया। फोन उठाते ही ब्लैक टाइगर उधर से बोला, मैंने कहा था ना, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। कौशिक की मौत का राज मुझे पता चल गया है। उसकी बात सुनते ही अमर इधर उधर देखकर अपनी कार में बैठ गया और धीरे से बोला, कौन है वो इंसान जिसने कौशिक को मारा? ब्लैक टाइगर उधर से अपनी भारी आवाज में बोला, कातिल का नाम तो नहीं पता, लेकिन कौशिक की मौत का कारण वो चंद डायमंड्स थे जो कौशिक अपनी जेब में लेकर घूम रहा था, और सारा खेल उन डायमंड्स का ही है। अगर वो डायमंड्स तुम्हारे हाथ लगते हैं तो वो आदमी जिसने कौशिक को मारा है वो तुम्हारे पीछे भी आएगा और फिर उसका चेहरा बड़ी आसानी से तुम्हारे सामने आ सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उन डायमंड्स को हासिल करना होगा जो कि कौशिक की जेब में थे, क्योंकि वो अब किसी और के हाथों में है। उसकी बात सुनकर अमर हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन वो डायमंड्स मुझे कहाँ मिलेंगे? ब्लैक टाइगर कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोला, और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है कि वो डायमंड्स कहाँ है तो मुझे क्या मिलेगा? अमर उसकी बात सुनकर जल्दी में बोला, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। इस वक्त कोई डील नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी तुम चाहते हो वो सब बाद में तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हें मिल जाएगा। फिर मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि तुमने अपने हक से ज्यादा मांग की है, लेकिन बस एक बार मुझे ये बता दो कि वो डायमंड्स किसके पास हैं। मैं उस आदमी को सामने लाना चाहता हूँ जो इन सबके पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो मेरी फैमिली के लिए भी खतरा बन चुका है। ब्लैक टाइगर धीरे से बोला, जंगल के बीच एक जगह है, मैं तुम्हें जंगल का मैप भेजता हूँ जिसमें उस खंडहर की लोकेशन है जहाँ वो आदमी डायमंड्स लेकर छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, याद रहे, इस बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं लेकिन साथ तुम्हारा दे रहे हैं। वो सब शेर के भेष में सियार हैं और उनसे तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। इतना बोलकर ब्लैक टाइगर ने फोन काट दिया। कौन था ये आदमी जो कौशिक को मारने के बाद अब अमर के पीछे पड़ा हुआ था? और क्या पहुंच पाएगा अमर उन डायमंड्स तक? और क्या था कनिका और समर्थ का प्लान जिसमें वीर अब फंस चुका था? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। ब्लैक टाइगर का फोन कटते ही अमर एकदम से जोश में आ गया और वो इधर उधर देखते हुए सीधे अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उसे आगे का प्लान पता था कि अब उसे क्या करना था, इसीलिए वो सीधे घर पर पहुंचा और भागते हुए घर के अंदर चला गया। रूही बच्चों को सुला रही थी कि अचानक से किसी के भागने की आवाज सुनकर रूही जब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि अमर तेज कदमों के साथ चलते हुए उसके पास ही आ रहा था और उसके चेहरे में एक अजीब सी हड़बड़ाहट दिख रही थी। अमर रूही के पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लाकर बोला, रूही,
कल तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुमसे कोई भी काम कहूंगा तो वो तुम बिना पूछे कर दोगी। तो अब वो काम करने का टाइम आ गया है, इसीलिए चलो मेरे साथ अभी के अभी। जब अमर ने ऐसा कहा तो रूही हैरानी से उसे देखने लगी और उसे देखते हुए बोली, लेकिन अमर, बच्चे घर पर अकेले हैं और इस वक्त इतनी रात को तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? अमर पलटकर रूही की तरफ देखते हुए बोला, रूही, तुमने कहा था ना कि तुम कोई सवाल नहीं करोगी। अमर की ये बात सुनकर रूही चुपचाप उसके साथ चलने लगी। अमर बाहर आकर कार में बैठ गया, लेकिन रूही अभी भी बाहर खड़ी उसे देख रही थी। अमर उसकी तरफ देखते हुए जोर से बोला, रूही, जल्दी गाड़ी में बैठो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अमर ने जब तेज आवाज में रूही से कहा तो रूही चुपचाप जाकर अमर के बगल में बैठ गई। अमर उसके हाथ में अपना फोन देते हुए बोला, रूही, इसमें जो मैप दिख रहा है उसका डायरेक्शन मुझे बताती जाओ। रूही अमर को डायरेक्शन बताने लगी, लेकिन जैसे ही अमर की कार शहर से बाहर निकली तो रूही अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखकर बोली, अमर, ये तो जंगल का रास्ता है, हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? अमर ने एक बार रूही की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा, जैसे कि वो कहना चाहता था कि तुमने ऐसा वादा क्यों किया जिस पर तुम टिक नहीं पा रही। रूही अमर को देखकर समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा था और वो एकदम चुप हो गई। उसने अमर से कोई भी सवाल करना सही नहीं समझा, क्योंकि इतना तो रूही भी अमर को जानती थी कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता था। लेकिन आज शायद रूही की ये सोच उसे भारी पड़ने वाली थी। कुछ देर बाद अमर ने जंगल के बीच में झाड़ियों के पास कार रोक दी और रूही से नीचे उतरने का इशारा किया। रूही इधर उधर देखते हुए धीरे से कार से नीचे उतरी। अमर अपने होठों पर उंगली रखते हुए धीरे से रूही से बोला, रूही, जब तक मैं ना कहूं तुम्हें कोई भी सवाल नहीं करना है, सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाना और मेरे पीछे पीछे छुपकर चलते रहना। इतना बोलकर अमर आगे चलने लगा और रूही भी उसके पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अमर एक पेड़ के पीछे आकर रुक गया और सामने एक पुराने खंडहर को देखकर उससे बोला, हमें छुपकर इसके अंदर जाना होगा। अमर पेड़ के पीछे छुपकर खंडहर की तरफ देख रहा था और उसके ठीक पीछे रूही थी। अमर अपनी गर्दन घुमाए एक गन निकालकर पीछे रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, रूही, इसे पकड़ो और अगर तुम्हें जरा भी लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो बेझिझक फायर कर देना। अमर की बात सुनकर और उसके हाथ में गन देखकर रूही डर गई, क्योंकि उसने सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। रूही आंखें फाड़ कर उस गन को देख रही थी। जब काफी देर तक रूही ने गन को नहीं पकड़ा तो अमर मुड़कर उसकी तरफ देखकर उसे आंख दिखाते हुए बोला, रूही, क्या कर रही हो तुम? मैं बोल रहा हूं ना कि हमारे पास समय बहुत कम है और मैं तुमसे किसी की जान लेने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ। रूही का मन तो कर रहा था कि वो अमर से लाखों सवाल पूछ ले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने कांपते हुए हाथों से उस गन को अपने पास रख लिया। अमर अपने हाथ में एक गन लिए और रूही को अपने पीछे छुपाए धीरे धीरे खंडहर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रूही और अमर खंडहर के अंदर पहुंचे तो अमर पूरे खंडहर में घूम घूम कर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसके बारे में अमर को खबर मिली थी। लेकिन रूही अमर को ऐसा करते देखकर परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या ढूंढ रहा है। तभी एक कमरे से कुछ धुआं निकलते हुए देखकर अमर उस कमरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ा और उसने रूही को भी अपने साथ आने का इशारा किया। रूही इधर उधर देखकर डर डर कर आगे कदम बढ़ा रही थी। अमर जैसे ही उस कमरे के बाहर पहुंचा तो वो मुस्कुराने लगा और रूही के पास आकर खुसफुसा कर बोला, अंदर एक आदमी सिगार पी रहा है, तुम्हें उसकी जेब से डायमंड निकालने। और जैसे ही अमर ने इतना कहा तो रूही शॉक्ड रह गई और उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया, क्योंकि उसे अमर की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। और कौन था ये आदमी और अमर डायमंड चुराने के लिए क्यों आया था, ये सोचकर रूही का दिमाग फट रहा था। तभी अमर एक झटके में गन लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो आदमी कुछ भी समझ पाता और वहां रखी अपनी गन उठा पाता, इसके पहले ही अमर ने उसे जोर से पकड़ लिया और रूही को देखकर चिल्लाते हुए बोला, रूही, जल्दी से इसकी पॉकेट से डायमंड निकालो, जल्दी। अमर को चिल्लाता देखकर रूही चौंक गई और भागकर उस डाकू की तरह दिखने वाले आदमी के पास आ गई। उस आदमी को छूते हुए रूही को बड़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था उसके साथ, लेकिन उसे बस अमर की बात समझ नहीं आ रही थी। रूही ने जैसे ही उस आदमी के पॉकेट में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक रेड कलर का बॉक्स आ गया। अमर रूही को देखकर जोर से बोला, इस बॉक्स को खोलो, जल्दी रूही।
रूही ने उस बॉक्स को जैसे ही खोला, उसमें चमचमाते हुए हीरे रखे थे, जिसे देखकर रूही का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आदमी गुस्से से रूही और अमर को देखकर बोला, तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, ये तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है तुम किस सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। अमर उस आदमी को धक्का देते हुए बोला, मैं किससे भिड़ रहा हूँ ये मैं बेशक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बॉस ने मुझसे पंगा लिया है, जो कि उसे बहुत भारी पड़ेगा। ये जरूर बता देना उसको। और इतना बोलकर अमर उस आदमी को वहीं बांधकर रूही का हाथ पकड़ते हुए वहां से निकल गया। अमर ने उस आदमी को एक चेयर से बांध दिया था, इसीलिए वो अमर और रूही को वहां से जाता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर पाया और बस चिल्लाता रहा। गाड़ी में बैठते ही रूही एक रेडियो की तरह शुरू हो गई और उसने अमर पर ढेर सारे सवाल बरसा दिए। उसके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था। रूही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अमर ने उससे कोई क्राइम करा दिया था। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूही को शांत कैसे करे। जब रूही बहुत परेशान होने लगी तो अमर ने एक नदी के किनारे कार रोक दी और रूही को आंख दिखाते हुए उसके पास आकर बोला, एकदम चुप। अब जब तक मैं अपनी पूरी बात नहीं बता देता तब तक अपने मुंह से तुम एक शब्द भी नहीं निकालोगी। अमर की डांट में भी उसका प्यार झलक रहा था। अमर ने रूही को वो सारी कहानी बताई जो पिछले कुछ दिनों में उसके और मिस्टर कौशिक के साथ हुई थी। अमर की बात सुनकर रूही दंग रह गई। अब उसे अमर गलत तो नहीं लग रहा था, पर वो अभी भी चिंता में थी, क्योंकि वो जान गई थी कि इन सब के पीछे जो भी था वो बहुत ही खतरनाक था। कुछ देर बाद अमर और रूही घर आ चुके थे। अमर रूही को घर छोड़ने के बाद सीधे ऑफिस निकल गया और ऑफिस जाकर अपने केबिन में बैठ गया। उसके सामने हीरे का बॉक्स रखा हुआ था और अमर बस सोच रहा था कि कब वो आदमी जो इन सब के पीछे था अमर के सामने आएगा। रात भर अमर फोन के पास बैठा हुआ था, लेकिन कोई फोन नहीं आया। अमर उन डायमंड्स को हाथ में लेकर उन पर उंगलियां फेरते हुए बोला, इन्हीं डायमंड्स की वजह से मैंने वो डर झेला है जिसमें कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन ये डर मैं दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये बोलते हुए अमर की आंखों में गुस्सा और दिल में उस आदमी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। और नफरत होती भी कैसे नहीं, एक शरीफ इंसान पर किसी ने हमला जो किया था, ऐसे में उसका पलटवार तो भारी होना ही था। अगली सुबह समर्थ अपने बिस्तर पर लेटा ही हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो ये उसी आदमी का कॉल था जो कि अमर को धमकी दे रहा था और जिसने अब समर्थ से हाथ मिला लिया था। समर्थ उसका फोन उठाते ही मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि तुमने किस लिए फोन किया है, इसीलिए ना कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं। फिलहाल तो उसका जवाब ये है कि काम प्रोसेसिंग पर है और मैंने इस तरह से काम को अंजाम दिया है कि अमर कभी नहीं समझ पाएगा कि उसका डेटा कहां से लीक हो रहा है, क्योंकि उसका अपना साला जिस पर वो इतना भरोसा करता है और जिसे वो बच्चा समझता है, उसके हाथों में ही मैंने झुंझुना पकड़ाकर उसे अमर के ऑफिस भेजा है। जैसे ही समर्थ ने अपनी बात पूरी की तो वो आदमी चिल्लाते हुए समर्थ से बोला, अपनी बात कहने के पहले दूसरे की प्रॉब्लम भी जान लिया करो। मैंने आज तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि तुम मुझे मेरे काम का अपडेट दो। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन अमर के ऊपर नजर रखो, क्योंकि आज तो उसने हद ही कर दी है। मेरे डायमंड्स उसने मेरी नाक के नीचे से चोरी कर लिए, वो भी मेरे खास आदमी को गन पॉइंट पर रखकर। उस आदमी के इतना कहते ही समर्थ की आंखें मानो अचानक से खुल गई और वो उठकर बैठते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अमर ने हीरे चोरी किए? नहीं, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। हीरे क्या, हीरे से बढ़कर भी कोई चीज होगी तो अमर उसको चोरी नहीं कर सकता। इतना तो मैं अपने दुश्मन को अच्छे से जानता ही हूँ। समर्थ की बात सुनकर वो आदमी फिर से गुस्से में बोला, वो डायमंड्स उसने पैसों के लिए चोरी नहीं किए हैं, बल्कि वो डायमंड्स तो वो रकम है उसके लिए जिसके बदले वो मेरा चेहरा देख पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो डायमंड्स उसके पास होंगे तो मैं किसी न किसी तरह से उससे डायमंड्स लेने की कोशिश करूंगा और फिर मेरा सामना उससे हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर समर्थ उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ कि वो डायमंड्स कहाँ हैं। और इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। उधर रूही जो कि रात भर अमर का रास्ता देखती रही थी, अमर के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसके ऑफिस पहुंच गई। इधर उधर देखते हुए वो अमर की केबिन की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर सामने बैठे वीर पर गई। एक पल को तो उसे लगा जैसे उसे कोई धोखा हुआ था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो पहचान गई कि ये वीर ही था और वो वीर के पास आकर उसे देखकर बोली,
मुझे पता था कि तू भले ही मुझसे बात ना करे, लेकिन अमर से बात करने जरूर आएगा। इतना बोलकर रूही वीर को देखकर मुस्कुराने लगी। वीर ने जैसे ही रूही को देखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन मैं आपका भाई वीर नहीं बल्कि इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ जो अपने काम के बदले इस कंपनी के ओनर मिस्टर अमर से हर महीने सैलरी लेता है। और इतना बोलकर वीर गुस्से से वहां से चला गया। वीर का जवाब रूही के दिल पर एक तीर की तरह लगा। इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी वीर ने एक पल में रूही को एकदम किनारे कर दिया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वीर उससे इस तरह की बात भी कर सकता था। इसलिए एक बार फिर से वीर के बर्ताव से उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या संभल पाएंगे रूही और वीर के रिश्ते? और क्या सच में वो आदमी डायमंड्स लेने के लिए अमर के साथ भी वही करेगा जो उसने कौशिक के साथ किया था? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। जब वीर ने रूही से इस तरह से बात की तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रूही के मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। रूही ने अपने मन में सोचा, वीर, मुझे लगा था कि तुम मेरे पास वापस आ गए हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे गलत फहमी थी कि तुम कभी मेरे पास वापस आओगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हम भाई बहन के रिश्ते को। रूही ने आगे वीर से कुछ और कहना सही नहीं समझा और वहां से मुड़कर अमर के केबिन में चली गई। अमर अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने रूही खड़ी थी। अमर रूही की हालत देखकर हैरान हो गया। रूही की आंखों में आंसू भरे हुए थे। अमर अपनी चेयर से उठकर रूही के पास गया और उसने उससे पूछा, क्या बात है रूही, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ अचानक से कैसे, और तुम्हारी आंखों में आंसू? रूही ने कुछ सोचते हुए अपने आंसुओं को पूछा और थोड़ा गुस्से से अमर से बोली, वीर यहाँ क्या कर रहा है? और वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि वो यहाँ का एम्प्लॉय है? वो यहाँ पर काम करने लगा है क्या? अमर ने एक लंबी सांस लेते हुए रूही से कहा, देखो रूही, तुम पहले यहाँ आराम से बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। रूही अमर को हैरान नजरों से देख रही थी। अमर ने रूही को सोफे पर बिठाया और खुद उसके पास बैठते हुए बोला, वो दरअसल वीर मेरे पास आया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी उसके एडमिशन फीस के लिए, पर वो तुमसे मांगना नहीं चाहता था। मैंने उससे बोला कि वो मुझसे पैसे ले ले, पर वो मुझसे ऐसे ही पैसे नहीं लेना चाह रहा था। वो मेरे यहाँ पर कुछ काम करने की जिद पर अड़ा था। तुम्हें तो पता है, क्योंकि अभी उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई है और उसे कहीं और कोई जॉब नहीं मिलती, तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर जॉब दे दिया। रूही फटी आंखों से अमर की ओर देखती रही और बोली, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि इस बारे में तुमसे बात ही नहीं हो पाई। सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। कुछ सोचते हुए रूही शांत हो गई। उसे कहीं ना कहीं वीर पर गर्व हो रहा था कि उसका भाई भले ही छोटा था, पर वो मेहनत करके पैसे लेना चाहता था। फिर रूही ने सोचा कि आज उसका भाई उससे इतना दूर हो गया था कि वो अपनी बहन के पास मदद लेने भी नहीं आना चाहता था। अमर अभी भी रूही की उदास आंखों को पढ़ रहा था। अमर ने रूही से पूछा, क्या हुआ? वीर ने तुमसे कुछ कहा क्या? रूही की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने ना में अपना सिर हिला दिया। अमर ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारी फिर से उससे कोई बहस हुई होगी। देखो रूही, खून के रिश्ते ऐसे ही नहीं टूट जाते। तुम्हें वीर और अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय देना चाहिए। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर अभी छोटा है, उसका खून गर्म है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम तो बड़ी हो, तो तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे कुछ वक्त दो। वीर को तुम्हारी अहमियत का एहसास जरूर होगा। रूही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर रूही ने अपने साथ लाए टिफिन से अमर को ब्रेकफास्ट परोसते हुए कहा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी, आपने कुछ खाया नहीं था, इसलिए प्लीज आप ये खा लीजिए। फिर अमर ने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, अभी चलो साथ में खाते हैं। रूही हैरान थी कि अमर उसे कितनी अच्छी तरह से जानने लगा था। दोनों ने साथ में खाना खाया। कुछ देर बाद आशीष अमर के पास आते हुए बोला, सर, आपकी एक जरूरी मीटिंग है। अमर रूही को बाय बोलकर मीटिंग में चला गया। रूही भी वहां से बेकरी के लिए निकल गई। रूही बेकरी जा रही थी कि तभी उसके पास एक कॉल आई। रूही ने फोन उठाकर देखा तो वो अननोन नंबर था। रूही ने गाड़ी को साइड में खड़ा किया। फिर उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, फोन की दूसरी ओर से एक आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, रूही मैडम,
बोल रहा हूँ, सर का एक्सीडेंट हो गया है। रूही थोड़ा घबरा गई और उसने कहा, क्या एक्सीडेंट? कब, कैसे और कहाँ? रंजन ठीक तो है और वो इस समय कहाँ है? रंजन का ड्राइवर उसे एक लोकेशन भेजते हुए बोला, मैडम मैंने रंजन सर की लोकेशन भेज दी है। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। रूही ने घबराते हुए दी गई लोकेशन को मैप पर डाला और गाड़ी घुमाकर उस जगह की ओर निकल गई। रूही ने सोचा कि रंजन जरूर हॉस्पिटल में एडमिट होगा, पर जब रूही उस लोकेशन पर पहुंची तो उसने देखा कि वो कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि वो तो एक आलीशान होटल था। रूही को कुछ अजीब लगा। फिर उसने सोचा, हो सकता है कि हाई प्रोफाइल होने की वजह से रंजन हॉस्पिटल में ना गए हों। रूही कुछ सोच रही थी कि तभी उसे रंजन का ड्राइवर होटल के बाहर ही मिल गया। रूही कुछ पूछती उससे पहले ही वो ड्राइवर रूही के पास आया और बोला, रूही मैडम, रंजन सर अंदर है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब भी उन्हीं के पास हैं। रूही ड्राइवर के पीछे जाते हुए बोली, रंजन अब कैसे हैं? ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए कहा, मैडम आप खुद चलकर देख लीजिए। ये बोलकर ड्राइवर रूही को एक कमरे के बाहर छोड़कर चला गया। वो कमरा होटल के टॉप फ्लोर पर बना एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। रूही जब उस स्वीट के अंदर गई तो वो किसी 3 BHK फ्लैट के जितना बड़ा स्वीट था। रूही ने चारों ओर अपनी निगाह घुमाकर देखा तो वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। रूही ने देखा कि उसके सामने रंजन खड़ा था, वो भी एकदम सही सलामत। ब्लैक कलर के टक्सीडो और ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज में रंजन की पर्सनालिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। रूही फटी आंखों से रंजन को देख रही थी, जो हाथ में वाइन का ग्लास लिए रूही को देखकर मुस्कुरा रहा था। रूही ने हैरानी से रंजन को देखते हुए कहा, ये सब क्या है रंजन? मुझे तो बताया गया था कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ मेरे सामने सही सलामत खड़े। रंजन ने जैसे ही रूही की ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और उसने रूही की ओर 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझे सही सलामत देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है? मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। रूही ने रंजन को अजीब निगाहों से देखते हुए कहा, बात खुशी की नहीं है, पर ये कैसा भद्दा मजाक था, मैं समझ नहीं पा रही हूँ और इसकी जरूरत क्या थी? रंजन ने रूही को देखते हुए कहा, मैं बस देखना चाह रहा था कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो या नहीं। जितनी फिक्र मैं तुम्हारी करता हूँ क्या तुम भी मेरी उतनी ही फिक्र करती हो या नहीं? रूही को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या उसने अभी अभी जो सुना वो सही था? रंजन उससे प्यार करता था। रूही की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। रूही ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, आप खुद को सुन पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? और अगर बात चिंता या फिक्र की है तो आपकी जगह सड़क पर चलने वाला कोई बुढ़ा आदमी भी होता तो भी मैं यही करती। जैसे ही रूही ने रंजन से ये कहा, रंजन की आंखों में गुस्सा उतर आया, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए एक लंबी सांस ली और रूही से बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से अपने पास बुलाकर गलत किया, पर तुम मेरी बात भी तो समझो। मैं कितने दिनों से तुम्हें इशारे दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को नहीं देख पा रही कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? और तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते थे कि हम दोनों एक हो जाएं। रूही तुम मेरी बात मानो और तुम मेरे साथ आ जाओ। रूही ने लगभग चिल्लाते हुए रंजन से कहा, मैं आपको कितना अच्छा इंसान समझती थी और आज इस तरह की बात करके आप मेरी निगाह से गिर चुके हैं। पापा क्या चाहते थे क्या नहीं वो अलग बात है। मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बसा बसाया घर है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उन सबको छोड़कर आपके साथ चली आऊं। अब रंजन को भी धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। रंजन ने अपनी आवाज थोड़ा तेज करते हुए रूही से कहा, कैसा पति, कैसा घर, कैसे बच्चे? तुम अमर की बात कर रही हो, जिसने आज तक तुमसे कभी ढंग से बात नहीं की, जो तुमसे हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। जो रिश्ता मजबूरी में बंधा था तुम उस मजबूरी के रिश्ते में बंधे रहना चाह रही हो। और कैसा पति, जिसके साथ तुम एक कमरे में भी नहीं रहती हो। रूही तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। फिर रूही ने गुस्से से रंजन से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरे और अमर के बीच में क्या चल रहा है, हमारा रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है, ये मुझे ना तो आपसे जानने की जरूरत है और ना ही इसके लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आप हम दोनों के रिश्ते से दूर ही रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। रंजन रूही की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया है रूही? तुम मुझसे कितना हंस के बात करती थी, तुम भी तो मुझे पसंद करती थी। अमर के मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिलती थी, मुझसे बातें किया करती थी, मेरे साथ समय बिताती थी। क्या तुम वो सब भूल गई हो? तुम भी
तो मुझसे प्यार किया करती थी। रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रंजन को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। रूही ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए रंजन से कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने आज तक आपसे जो भी बातें की, जो भी समय बिताया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर आप मेरी दोस्ती का गलत मतलब समझ रहे हैं। मैंने आपको कभी भी उस नजर से नहीं देखा। मैं आपसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अमर से प्यार करती हूँ और उन्हीं से करती रहूंगी। अमर आपके बारे में सही कहता था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही रंजन ने ये सुना तो वो जैसे पागल हो गया। उसने रूही से कहा, देखो, अगर तुम्हें अमर किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है या फिर तुम्हें अमर का डर है कि वो कुछ करेगा, तो तुम इस बात की चिंता मत करो। मैं अमर को संभाल लूंगा और जरूरत पड़ी तो अमर को ही नहीं, मैं उसके बच्चों को भी हमारे रास्ते से हटा दूंगा। रूही ने जब रंजन की ये बात सुनी तो उसका दिमाग घूम गया। उसने रंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने अमर को या मेरे बच्चों को कुछ करना तो दूर, उन्हें छूने के बारे में सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। कभी मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत हुआ करती थी, और फिर तुम मेरा ऐसा रूप देखोगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना और ना ही कभी मेरे सामने आना, वरना मैं लिहाज भूल जाऊंगी। ये बोलकर रूही वहां से जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही रंजन ने देखा कि रूही वहां से जा रही है तो वो पागल हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ ग्लास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और रूही के सामने जाकर खड़ा होकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो रूही, आई एम सॉरी, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रूही ने रंजन की बात को अनसुना कर दिया और वो गेट की ओर आगे बढ़ गई। रंजन ने उसे अपनी ओर खींच लिया और रूही को जबरदस्ती गले लगाकर किसी पागल की तरह बोलने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। रंजन ने रूही को जकड़कर अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जिससे रूही का दम घुट रहा था। रूही ने अपना पूरा दम लगाकर रंजन को धक्का दे दिया, जिससे रंजन जाकर पीछे की दीवार में टकरा गया। रंजन किसी खूंखार जानवर की तरह पागल हो गया, जैसे उसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसके गले और माथे की नसें फूल गई। उसके हाथ पैर गुस्से से कांपने लग गए। रंजन रूही की ओर झटके से आया और उसने रूही के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें अपने ऊपर जो घमंड है और ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, आज मैं वो सब निकाल दूंगा। ये बोलकर रंजन ने रूही को पास पड़े सोफे पर धक्का दे दिया। आखिर क्या करने वाला था रंजन? कैसे बचेगी रूही उसके चंगुल से? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। रंजन ने जैसे ही रूही को पास पड़े सोफे पर धक्का दिया, रूही डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वहीं दूसरी ओर कनिका अमर के ऑफिस के बाहर बैठकर अमर से मिलने का मौका खोज रही थी। रूही के जाते ही कनिका अमर के ऑफिस के अंदर आ गई। उसने देखा कि सामने वीर अपने डेस्क पर बैठा कोई काम कर रहा था। कनिका वीर के पास जाकर बोली, वीर, कैसा है मेरे भाई? वीर ने जैसे ही कनिका को अपने सामने खड़ा हुआ देखा, उसने थोड़ा हैरानी से कहा, ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कनिका ने वीर से कहा, मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी नौकरी लग गई, पर मुझे तो मेरे भाई से मिलना ही था ना, तो बस मैं तुम्हें बधाई देने चली आई। वीर ने मुस्कुराते हुए कनिका से कहा, अरे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, वो बस काम की वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। कनिका ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रूही थोड़ी हूँ जो छोटी छोटी बातों का बुरा मानूंगी। मैं तो अपने भाई की खुशी में खुश हूँ। फिर कनिका अपने बैग से चॉकलेट निकालकर वीर को खिलाते हुए बोली, तुमने तो मेरा मुंह मीठा नहीं कराया, पर तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। अभी तो बस चॉकलेट से काम चला लो, शाम को मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। कनिका बात तो वीर से कर रही थी, पर उसकी निगाह बार बार अमर को ही खोज रही थी। कुछ देर वीर से बात करने के बाद कनिका ने देखा कि अमर मीटिंग हॉल से अपने केबिन में जा रहा था। फिर कनिका ने जल्दबाजी में वीर से कहा, ठीक है,
तुम अपना काम करो, हम शाम को मिलते हैं। ये बोलकर कनिका सीधे अमर के पास चली गई। कनिका बिना नॉक किए सीधे कमरे में घुस गई। अमर अपना कोट उतार कर अपनी चेयर के पीछे ही लगा रहा था कि तभी उसकी निगाह सामने खड़ी कनिका पर गई। अमर ने अपनी बाहों को चढ़ाते हुए कनिका से कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस वीर से मिलने आई थी, तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूं। अमर ने कनिका को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता कि किसी के भी केबिन में नॉक करके जाया जाता है? अमर के ऐसे बात करने से कनिका को थोड़ा अजीब लगा। वो अमर के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और बोली, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे मिलकर इतनी बड़ी गलती कर दी है? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो कनिका, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ हर किसी को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कनिका ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ठीक है बाबा, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी क्योंकि बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में बैठते हैं, बात करते हैं और साथ में लंच करते हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो ना कहीं बाहर लंच करने जाते हैं। कनिका की बात सुनकर अमर ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आई एम सॉरी कनिका, हम फिर कभी चलेंगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम नीचे कैंटीन में जाकर कुछ भी खा सकती हो। वो दरअसल मैं खाना खा चुका हूँ, मेरी बीवी लेकर आई थी। अमर को रूही के लिए मेरी बीवी शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में पहली बार आई हूँ, क्या तुम मुझे कॉफी के लिए भी नहीं पूछोगे? अमर ने इंटरकॉम से आशीष को बुलाया। कनिका ने सोचा चलो लंच तो नहीं पर साथ में कॉफी तो पी लूंगी, इसी बहाने मुझे अमर के साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। थोड़ी देर में आशीष वहां आ गया। फिर अमर ने आशीष से कहा, मैडम को जो चाहिए वो दे दो। फिर अमर ने कनिका को देखते हुए कहा, वो मुझे कुछ जरूरी काम करना है तो तुम बाहर जाकर कॉफी पी लो, आशीष तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनते ही कनिका के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। कनिका हाथ मसल कर रह गई। कहाँ वो अमर के साथ समय बिताने आई थी और कहाँ उसे आशीष के साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। अमर के केबिन से निकलने के बाद आशीष ने कनिका को देखते हुए कहा, मैडम इस साइड चलिए। कनिका ने खींचते हुए कहा, मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी। ये बोलकर कनिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आशीष ने अपने मन में सोचा, बड़ी अजीब औरत है, पहले खुद ही कॉफी के लिए बोलती है फिर खुद ही चली गई, खैर मुझे क्या। ये सोचकर आशीष अपना काम करने के लिए चला गया। अमर अपनी केबिन में बैठकर काम कर रहा था, तभी अमर के पास किसी का फोन आया। अमर ने फोन उठाकर हेलो बोला तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। अमर ने भी इधर से जवाब दिया, ओके ठीक है आता हूँ। ये बोलकर अमर ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अमर ने चेयर के पीछे से अपना कोट उठाया और कोट पहनते हुए वो ऑफिस के बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में पार्किंग थी। जैसे ही अमर अपनी कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने समर्थ खड़ा था। समर्थ को देखते ही अमर ने कहा, क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुमने कहा कि तुम्हें रूही से जुड़ी हुई कोई जरूरी बात करनी है, इस वजह से मैं आया हूँ। काम की बात करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। समर्थ अमर की ओर बढ़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, ओहो, लग रहा है कि मिस्टर बिजनेसमैन कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, आजकल बड़े काम की बातें करने लग गए हो। ठीक है समझ रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस जो हथिया लिया है तुमने। अमर ने समर्थ को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो मैं जा रहा हूँ, तुम फालतू हो पर मेरा समय बहुत कीमती है। ये बोलकर अमर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही समर्थ ने ये सुना, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, सुना है आजकल तुम्हें रूही से प्यार होने लगा है और तुम बड़ा भरोसा करने लग गए हो उस पर क्या तुम्हें पता है कि रूही इस भरोसे के लायक है? और इस वक्त रूही कहाँ है? जैसे ही समर्थ ने ये कहा तो अमर के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने मुड़कर समर्थ से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। समर्थ ने कहा, तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी एक्स बीवी रूही अपने करंट बॉयफ्रेंड यानी कि रंजन के साथ एक होटल के कमरे में गुलछर्रे उड़ा रही है। शायद तुम उसे एक पति वाला सुख नहीं दे पाते, इस वजह से उसे रंजन के साथ सोना पड़ रहा है। जब अमर ने ये बात सुनी तो उसने समर्थ के मुंह पर एक खींचकर मुक्का मार दिया। समर्थ के होठों के बाहर से खून निकलने लगा। समर्थ ने अपने होठ से निकलते हुए खून को पोंछते हुए कहा, मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालो, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाओ होटल में जाकर चेक कर लो। समर्थ ने अमर के फोन पर लोकेशन भेज दिया।
और वहां से निकल गया। अमर को समझ में नहीं आ रहा था कि रूही आखिर रंजन से मिलने होटल के कमरे में क्यों गई थी। अमर रूही को फोन करने लग गया और उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अमर ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में समर्थ के दिए हुए लोकेशन की ओर निकल गया। दूसरी ओर रूही के धक्का देने से रंजन पूरे तरीके से पागल हो गया था। उसने रूही को बालों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, अपनी पत्नी होने पर। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड निकाल दूंगा। ये बोलते हुए रंजन ने रूही को सोफे पर धक्का दे दिया और खुद रूही के करीब आने लग गया और वहां से दरवाजे की ओर जाने लग गई। रंजन ने रूही का दुपट्टा पकड़ के खींच दिया, जिससे रूही का दुपट्टा रंजन के हाथ में रह गया। रूही ने रंजन को फिर से धक्का दिया। रूही स्वीट के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने गेट खोलने की कोशिश की पर वो गेट खुल नहीं रहा था। रूही दरवाजे को पीटने लग गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई हेल्प करो। रूही के दुपट्टे को अपने हाथ में लपेट कर सूंघते हुए रंजन उसके करीब आया और बोला, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, ये इस होटल का सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल स्वीट। तो बाहर की आवाज ना ही अंदर आती है और ना ही अंदर की आवाज यहाँ से बाहर जाती है। आंखों में आंसू लिए हुए रूही ने रंजन से कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। रंजन रूही के करीब आ गया। रूही की पीठ दरवाजे की ओर थी और उसका चेहरा रंजन की ओर था। रंजन ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और अपना चेहरा रूही के पास करके रूही की ओर झुकते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। मैंने तुम्हारी माँ का तोहफा तुम्हें दिया, तुम्हारे बाप के बारे में तुम्हें बताया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें एक एक जानकारी दी। मैंने तुम्हें काम दिया, मैंने तुम्हारी इज्जत बनाई, तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि किचन क्वीन के कंपटीशन में भी तुम हार जाती अगर मैंने तुम्हारा साथ ना दिया होता तो। और तुम वो सब भूल गई और तुम्हें अमर से प्यार है। मैंने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था पर तुम। रंजन की बात पूरी होने से पहले ही रूही ने रंजन को जोर से धक्का दे दिया और वहां से हॉल की ओर भाग गई। हॉल में टूटे हुए ग्लास का टुकड़ा पड़ा था और रूही ने वो उठाते हुए रंजन के आगे कर दिया और उससे कहा, देखो मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रंजन किसी डेविल की तरह हंसने लगा और उसने रूही की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरी जान लोगी? जान तो तुमने मेरी पहले से ले ली है। तुम्हारे ऊपर एक क्या 100 रंजन कुर्बान। बस तुम मेरी हो जाओ, मैं ये दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। रंजन ने देखा कि रूही के हाथ कांप रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए रंजन ने रूही के हाथ को झटके से पकड़ लिया, जिससे रूही के हाथ में पकड़ा हुआ कांच का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। फिर रंजन रूही के चेहरे को पागलों की तरह छूते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तुम क्यों पागल हो समर के पीछे? उसने आज तक तुम्हें कोई सुख नहीं दिया है। वो तो तुम्हारे कमरे में भी नहीं सोता। क्या उसने किसी भी तरह से तुम्हें कभी खुश किया है? मैं खुश कर दूंगा तुम्हें, जैसे एक मर्द एक औरत को करता है। रूही को रंजन से घिन आ रही थी। उसने रंजन की ओर देखते हुए कहा, छी, तुम्हारी इतनी घटिया और गिरी हुई सोच हो सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो मुझे जाने दो, नहीं तो। रूही ने अब की बार अपना पूरा दम लगाकर फिर से रंजन को धक्का दे दिया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, रंजन ने रूही का कुर्ता पीछे से पकड़कर खींच दिया, जिससे रूही का कुर्ता पीछे से फट गया और उसकी पीठ दिखने लग गई। रूही अपने हाथ से अपने फटे हुए कुर्ते को संभालते हुए रोने लग गई थी। रंजन ने रूही को पकड़कर दोबारा सोफे पर फेंक दिया और अब रंजन रूही के बहुत करीब आ चुका था। रूही को रंजन की सांसें भी अब महसूस हो रही थी। रूही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो रंजन के चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई और रूही को रंजन की सांस अब महसूस नहीं हो रही थी। रूही का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी रूही को एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया हो। वो एहसास रूही जानती थी। रूही ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो अमर उसके सामने था। रूही जोर जोर से रोने लग गई। अमर को रंजन के ऊपर जितना गुस्सा आ रहा था उससे कहीं ज्यादा रूही को इस हालत में देखकर अमर को दुख हो रहा था। अमर की आंखें भर गई
उसने रूही की आंखों से गिर रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, डरो मत, मैं आ गया हूं। ये बोलकर अमर ने रूही को बिठाया। फिर उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए रंजन पर गई। अमर चीखते हुए उठा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही को चोट पहुंचाने की? मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए अमर रंजन के पास गया और उसे मुक्के पर मुक्के मारने लगा। अमर ने लगातार रंजन को कम से कम 50 मुक्के मारे। रंजन भी अमर को मारना चाह रहा था, पर अमर के लगातार किए गए वार से रंजन खुद को संभाल नहीं पाया। फिर अमर ने रंजन को रूही के पैरों में गिरा दिया और फिर अमर रंजन को पागलों की तरह मारने लग गया। अमर ने पास में पड़े फ्लावर पॉट को रंजन के सर पर फोड़ दिया। तभी अमर ने वहां पर पड़ा हुआ गमला उठाया और वो रंजन के सिर पर उसे तोड़ने वाला ही था कि रूही ने अमर से कहा, नहीं अमर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी कसम। आखिर क्यों रोका रूही ने अमर को? क्या अमर सच में रंजन को जान से मार देगा? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है।